नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। एक गालिब का मशहूर शेर है। और आज जब मैं इस विषय की तैयारी कर रहा था जिस पर आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तो मुझे सहज ही बरबस ही ये शेर याद आया, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में हो रहे सत्ता परिवर्तन की। आज जीनोसाइड जो के नाम से चर्चित हुए जो बाइडेन, जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन के शासन का आखिरी दिन है। कल यानी रविवार को डोनाल्ड ट्रंप वहाँ शपथ लेंगे। जो बाइडेन की जो विरासत है, जो लेगेसी है, उस पर हम लोग गौर करें तो ये जो शेर है ये उस पर बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिखता है। जब आज उनकी विदाई हो रही है तो अमेरिका का सोशल मीडिया और वहाँ के मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा उसमें अमेरिका के सबसे बुरे राष्ट्रपति के रूप में उन्हें याद किया जा रहा है। अब वो सबसे बुरे हैं या नहीं, ये तो बातें, अमेरिका का इतिहास 250 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। उसमें 46 राष्ट्रपति हुए, 47वें राष्ट्रपति के बतौर ट्रंप कल शपथ लेंगे। तो उसमें कौन सबसे बुरा था, कौन सबसे अच्छा था, ये तय करना मुश्किल है। लेकिन हाल के समय में जितनी चीज़ें लोगों को याद होती हैं उसी के बीच में वो बातें करते हैं। तो जितना समय याद है उसमें इनसे ज़्यादा जिस लीडर से अपेक्षा रही हो और उसने लोगों को मायूस करते हुए बल्कि उस निगेटिव एक इम्पैक्ट छोड़ा हो, वो हाल के समय में नहीं हुआ है। अगर किसी का एक चर्चित नाम हो जाए जीनोसाइड जो, यानी कि मानव संहार करने वाला जो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके बारे में कैसी धारणाएं बनी हुई हैं। खैर, ये अमेरिका के इतिहास, और चूँकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, आज भी उसके पास वो ताकत है जिससे दुनिया के किसी भी हिस्से में बड़ा विनाश मचा सकता है। अब ये हम लोगों ने उसकी ताकत अभी देखी है, पश्चिम एशिया में देखी, यूक्रेन में देख रहे हैं। तो इसलिए वहाँ जो होता है वो दुनिया भर के लिहाज से भी उसमें दिलचस्पी रहती है। लोग उस पर गौर करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो उस लिहाज से अमेरिका और दुनिया के इतिहास का यह पर्दा, जो शर्मनाक पर जो अध्याय है, वो समाप्त हो रहा है और उस पर पर्दा गिर रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत कल से होगी। जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, एक बार पहले भी रह चुके हैं, 4 साल राष्ट्रपति रहे। उस दरमियान इनका कोई रिकॉर्ड बहुत बेहतर और चमकता हुआ नहीं है। लेकिन इनके बारे में बात यह है कि ये तो उसी राजनीति के प्रतिनिधि हैं। इनसे किसी को ये अपेक्षाएं नहीं रहती हैं कि ये कोई बहुत व्यापक और कल्याण की सोच के साथ योजनाएं बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी, और उसमें भी ट्रंप के दौर की रिपब्लिकन पार्टी जो है, वो वहाँ के बड़े पूंजीपतियों, जिन्हें टेक बिलियनियर्स कहा जाता है, टेक अरबपति, तकनीकी उद्योग से जो वहाँ पर अरबपति हुए हैं, उनकी पार्टी मानी जाती रही है। ट्रंप ने उसमें वहाँ के दक्षिणपंथी, श्वेत चरमपंथी, जिनका एजेंडा दूसरे लोगों के प्रति एक तरह का नफरत का होता है, उस तरह की चीज़ों को भी रिपब्लिकन पार्टी के परंपरागत एजेंडे में जोड़ दिया है और अपनी ताकत बनाई है। लेकिन इसके साथ एक उनकी दूसरी पहचान भी है। वो पहचान है कि ये अस्थिर दिमाग के व्यक्ति हैं। इन्हें मैवरिक पॉलिटिशियन कहा जाता है, जिसके बारे में आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या करेगा। और इसीलिए ट्रंप के साथ अपेक्षाएं तो ये थी कि इनके राष्ट्रपति बनने के साथ, मतलब जो लोग जायनिस्ट हैं, जो इजराइल के समर्थक हैं, उनको ये अपेक्षाएं थी कि इजराइल को ये और भी ज़्यादा खुला समर्थन देंगे। लेकिन अब ये बहुत साफ है कि इन्होंने इजराइल पे ये दबाव बनाया कि मेरे राष्ट्रपति बनने के पहले गजा में जो लड़ाई चल रही है वहाँ युद्ध विराम होना चाहिए। और उसका नतीजा है कि कल से ही वो युद्ध विराम लागू हो जाएगा।
आज सुबह सुबह इजराइल की कैबिनेट ने युद्ध विराम का जो समझौता हुआ है उसे अपनी मंजूरी दे दी है, और इस तरह आखिरी बाधा जो थी उस समझौते में वो भी दूर हो गई है। इसके अलावा कल ही, यानी जो गुजरा हुआ कल है, शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फ़ोन किया। इस समय दुनिया में सब कुछ अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा के बीच में होता हुआ लोग मानते हैं। अब ये माना जा रहा था कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ चीन के साथ अमेरिका के संबंध और भी बिगड़ेंगे, वो तनाव और भी बढ़ेगा। अभी भी ये सारी सब संभावनाएं ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन ट्रंप का अचानक शी जिनपिंग को फ़ोन करना, उनसे बातचीत करना, उसके बाद ट्वीट करना, अपने ट्विटर पर ये बताना कि अभी मैंने शी जिनपिंग से बात की और हम दोनों ने बहुत से मुद्दों पे बात की, और हमने ये फैसला किया कि हम दोनों मिलकर दुनिया में शांति लाएंगे, हम शांति के लिए काम करेंगे। तो यह भी एक ऐसी घटना हुई है जिससे दुनिया में उम्मीद का माहौल बनेगा। थोड़े समय के लिए हो सकता है, ये उम्मीद बहुत थोड़े समय के लिए रहे, लेकिन ट्रंप कुछ उम्मीदों को जगाते हुए व्हाइट हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो घटनाक्रम है, इसके बीच में एक सवाल जरूर ये उठता है कि इसमें भारत का क्या रोल होगा, क्योंकि आशंकाएं कुछ पैदा होने की वजह ये है कि पिछले 7-8 साल में, और ख़ासकर पिछले 4 साल में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति रहे, उस दरमियान अमेरिकी नीति में भारत का महत्व बढ़ता रहा, और उसकी सामान्य सी वजह थी कि चूँकि अमेरिका ने चीन को अपने मुख्य कॉम्पिटिटर कहा जाए, हम लोग हिंदी में उसे चाहें तो दुश्मन भी कह सकते हैं, चीन की पहचान अपने मुख्य शत्रु के रूप में की है, मुख्य प्रतिस्पर्धी के रूप में की है, तो उसमें वो चीन की घेराबंदी करने के लिए विभिन्न देशों के साथ जो वो अपने संबंध विकसित कर रहा है, उसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि भारत एक तो चीन के बिल्कुल पड़ोसी देश है, पास में है, भारत बहुत बड़ा देश है, भारत के पास बड़ी सेना है, और उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि नौसेना है। नौसेना की ताकत भारत की जो है, बहुत कम देशों के पास उतनी ताकत है जितनी भारत के पास भी है। तो हिंद महासागर में आने वाले समय में अगर कोई लड़ाई होती है तो उसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन ये सारी सूरत उस समय पलट जाती है अगर अमेरिका और चीन के संबंधों में यह जो समझ है कि चीन अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंदी है, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति इस समझ के साथ साथ वो चीन के साथ सहयोग की नीति पे भी चलते हैं, जैसा कि कल जब फोन चीन के राष्ट्रपति और अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति के बीच में जो फोन में बातचीत हुई, उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से जो कहा गया है उससे संकेत मिलता है। तो फिर ये सवाल उठेगा कि अगर चीन और अमेरिका में किसी भी तरह का सहयोग शुरू हो जाता है, उनमें डील मेकिंग होने लगती है, यानी वो आपस में कुछ सौदेबाजियाँ करने लगते हैं, चीन भी अमेरिका की कुछ बातों को मानकर, और वो बातें ज़्यादातर आर्थिक क्षेत्र में हैं। बाइडेन ने अपना नारा बना रखा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फिर से महान बनाना है, और उसके लिए वो अपने देश में आर्थिक निवेश चाहते हैं, अपनी कंपनियों को वो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। उन्होंने चीनी कंपनियों से कहा है कि आपका सामान अगर आप भेजोगे वहाँ से बनाकर, तब तो हम बहुत हाई टैक्स लगाएंगे, लेकिन आप अमेरिका में आओ, यहाँ आके आप अपनी फैक्ट्री लगाओ ताकि हमारे लोगों को काम मिले, तो फिर आप यहाँ आकर कारोबार कर सकते हो। टिकटॉक बैन एक बड़ा मुद्दा अमेरिका में बना हुआ है। पहले तो टिकटॉक बैन के लिए दोनों पार्टियों ने बहुत उत्साह दिखाया, वहाँ की जो पार्टियाँ हैं। अब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है, ये प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन इसके बाद अब दोनों पार्टियों के हाथ पांव ठंडे हो गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे, और कल जो बातचीत हुई चीन के साथ, उसमें उन्होंने ये बताया है कि टिकटॉक के मुद्दे पे भी बात हुई, क्योंकि टिकटॉक को चलाने वाली जो कंपनी है वो चाइनीज कंपनी है। तो ये सारे जो चीज़ें, जो परिस्थितियां हैं, वो कुछ अभी बहुत सब चीज़ें साफ नहीं हैं, लेकिन इतना तो ज़रूरी ये साफ है कि ट्रंप के बारे में जो ये धारणा है कि वो अस्थिर दिमाग के आदमी हैं, वो अगर कहीं तनाव बढ़ाने की जहाँ पर संभावनाएं बताई जा रही हों,
वहाँ वो अचानक कुछ अलग रुख भी अपना सकते हैं। और ये बात उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी दिखाई थी, जब वो अचानक उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से मिलने चले गए थे। तो वैसी परिस्थिति में भारत के लिए नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। भारत ने पिछले, खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से, जो अपना पूरा जोर अमेरिकी धुरी के साथ जुड़ने और अमेरिका के साथ मिलकर एक वैश्विक समीकरण बनाने में लगाया है, वो सारा प्रयास खतरे में पड़ेगा, ये कहना थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, होंगी। और इसकी वजह से निश्चित रूप से भारत का जो विदेश नीति प्रतिष्ठान है वो चिंतित होगा, और उसकी चिंताएं वाजिब होंगी, क्योंकि भारत के लिए जो स्थितियां हैं आने वाले समय में वैसी निश्चित नहीं दिखती हैं जैसा जो बाइडेन के शासनकाल में दिख रहा था। तो आज बस इतना ही। हम फिर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद जो कुछ संकेत मिलेंगे उसको लेकर आपके पास आएंगे। आज आप सबको मेरा नमस्कार।